डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लगातार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते चले जा रहे हैं और आज हम किस प्रकार से D10 सिस्टम के लिए संकुल की ज्यामिति होगी इसको पढ़ते हैं और उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। इससे पहले कल हमने वर्ग समतलीय संकुल के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से यदि विन्यास D8 विन्यास है, जैसा कि आपने निकिल NH3 के केस में पढ़ा था, D8 सिस्टम में अगर D8 सिस्टम में वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं जो कि 4 समन्वय संख्या के होते हैं। 5 D कक्षकों में 4 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो जाता है। डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। 5 में से D8 सिस्टम के लिए 4 D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स के युग्मन होने के पश्चात एक D कक्षक जो कि x और y अक्ष पर है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं लिगेंड x और y अक्ष पर से आते हैं। ऐसी कंडीशन में dx² dy² कक्षक को रिक्त होना चाहिए ताकि वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेकर के dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक बनाए और इस तरीके से 4 समन्वय संख्या के वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण हो। तो आपने पढ़ा था NH3 यानी टेट्रा अमीन निकिल 2+ आयन के बारे में, जो कि D8 सिस्टम है और इस प्रकार से ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का D कक्षकों में युग्मन हो जाता है, डायमैग्नेटिक संकुल बनते हैं और एक D कक्षक dsp2 संकरण के लिए खाली हो जाता है। dsp2 संकरण के पश्चात वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं। इस प्रकार से इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। इसके बाद आपने D9 सिस्टम के लिए पढ़ा था कि D9 सिस्टम में 5 D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी प्रकार से अरेंज करें पर एक D कक्षक खाली नहीं मिल पाता है, लेकिन कॉपर टेट्रासाइनोक्यूप्रेट आयन और टेट्राएमीन कॉपर 2+ आयन के केस में आपने समझा था कि ये वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, जिसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने की। उन्होंने कहा, पाउलिंग ने कहा कि इस संकुल के केस में एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर पर प्रोन्नत हो जाता है, उन्नत हो जाता है और इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन जो D कक्षक में रहते हैं उनका युग्मन हो जाता है। कॉपर 2+ आयन के केस में इस एक इलेक्ट्रॉन जो कि उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, उसके केस में चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.7 के आसपास आता है, जबकि जब संकरण में ये भाग ले लेते हैं dsp2 संकरित कक्षक के केस में एक इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर पर है, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0.9 के आसपास आता है, जो कि इस बात को इंगित करता है कि एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तो है, लेकिन उसका अयुग्मन पूरी तौर पर नहीं है। कुछ युग्मित की तरफ भी बता रहा है, कुछ अयुग्मित की तरफ भी बता रहा है, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको बाद में बताया जाएगा। इसके अलावा आपने ये पढ़ा था कि संकरित अवस्था में D कक्षकों में 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आज जो है हम चतुष्फलकीय संकुलों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपने पढ़ा D0, D1, D2, D3 सिस्टम के लिए
D4, D5, D6 सिस्टम के लिए जो सभी अष्टफलकीय संकुल बना रहे थे। फिर आपने पढ़ा NH3 6 कोबाल्ट 2+ इस संकुल के लिए जो कि D7 सिस्टम है, किस प्रकार से ये अष्टफलकीय संकुल बनाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर किस प्रकार से इनका तुष्टिकरण या एक्सप्लेनेशन दिया गया। उसके बाद D8 सिस्टम के लिए आपने NH3 निकिल 2+ आयन पढ़ा, ये संकुल पढ़ा। फिर आपने D9 सिस्टम के लिए पढ़ा टेट्रासाइनो क्यूपरेट आयरन या टेट्राएमीन कॉपर 2+ आयन। ये दोनों ही D9 सिस्टम के हैं और दोनों में किस प्रकार से संकरण होता है। अब हम पढ़ रहे हैं D10 सिस्टम। D10 सिस्टम जिंक, जिसका कि परमाणु क्रमांक है 30, 2+ अवस्था में इसका परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 28। 28 मतलब 18 के बाद 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी कक्षक में उपलब्ध है। चतुष्फलकीय संकुल में जिंक 2+, ये संकुल जो है NH3 टेट्राएमीन जिंक 2+ आयन जो है ये है। और जिंक जो है 6 समन्वय संख्या के भी संकुल बनाता है जो कि स्थायी होते हैं। और इस प्रकार से 6 समन्वय संख्या के लिए या तो D2sp3 या sp3d2 संकरण के पश्चात ये संकुल बनेंगे। तो जिंक 2+, परमाणु क्रमांक 30, 2+ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 28, 28 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी कक्षक में हैं। ऐसे संकुल जिनके की डी कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन हो यानी रिक्त हो, अर्धपूर्ण हो या पूर्ण रूप से भरे हुए हो, मैंने आपको बताया था कि इनका स्थायित्व अधिक होता है। इस कारण से ये डी कक्षक नहीं, अंदर के डी कक्षक इन्हें खाली नहीं इनको मिल पाते हैं और इस तरीके से S और 4p कक्षक आपस में संकरित होकर sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं जो कि समन्वय संख्या 4 के लिए होते हैं और इनकी जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। जिंक के संकुल जो है अक्सर चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय ज्यामिति बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होने के कारण डी कक्षक संकरण में भाग नहीं ले पाते। तो NH3 जिंक Zn NH3 2+ संकुल में डी कक्षक रिक्त न होने की वजह से S कक्षक और 3p कक्षक आपस में संकरित होकर के और sp3 संकरित होकर के और समन्वय संख्या 4 के चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं। लेकिन ये तो बात हुई ज्यामिति की और चुंबकीय आघूर्ण का मान। अब देख रहे हैं कि डायमैग्नेटिक है यानी कि प्रतिचुंबकीय है, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होगा। इसी प्रकार से जिंक के कुछ संकुल जो हैं 6 कोऑर्डिनेटेड होते हैं या 6 समन्वय संख्या के होते हैं और 6 समन्वय संख्या मतलब आप जानते हैं अष्टफलकीय संकुल बनेंगे। तो जिंक में यहाँ पर भी 3D कक्षक जो हैं ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में एक 4s कक्षक, 3 4p कक्षक और 2 4d कक्षक आपस में संकरित होकर sp3d2 संकरण के पश्चात अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान
ज़ीरो होता है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में हैं ये आपस में युग्मित होते हैं, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 आता है। अब हम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा कि किस प्रकार से संयोजकता बंध सिद्धांत ने संकुलों में चुंबकीय गुण और उनकी ज्यामिति की बहुत अच्छे से व्याख्या करी, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो कि पॉलिंग भी जिनका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इसके पश्चात 2 थ्योरीज और आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और अणु कक्षक सिद्धांत, जिनके आधार पर इन संकुलों में चुंबकीय गुण, ज्यामिति, रंग, इनके स्पेक्ट्रम, ये सब कुछ समझाए गए। तो इस प्रकार से संयोजकता बंध सिद्धांत कई चीज़ों का जवाब नहीं दे पाया। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो कब बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं, क्यों किसी केस में अंदर के डी कक्षक खाली हो जाते हैं और किसी केस में अंदर के डी कक्षक नहीं खाली होते। ऐसी कंडीशन में आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका जवाब पॉलिंग नहीं दे पाए। इसके अलावा संकुलों के रंग की व्याख्या, संकुलों में ज्यामिति की व्याख्या, ये सब कुछ की रंग की व्याख्या, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये सब कुछ पॉलिंग नहीं दे पाए। इसलिए अब इन जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझाया गया। कल हम संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं पढ़ेंगे। जैसे आपने सिडविक की थ्योरी में पढ़ा था कि सिडविक इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे कि क्यों इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के द्वारा दिए जाने पर धातु आयन विद्युत ऋणी नहीं होती, उस पर या तो उदासीन होती या कुछ हल्का सा धनावेश होता है। हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अच्छे से इस बात का जवाब विद्युत उदासीनता सिद्धांत और पश्च बंधन सिद्धांत के द्वारा दिया, लेकिन कुछ कमियां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी रह गई, और क्या कमियां रह गई इसको हम कल लेक्चर में लेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।